की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में चुनाव है और उससे पहले बिहार की राजनीति नमाजवादी और समाजवादी पर आ गई। यह लड़ाई वक्फ कानून के नाम पर शुरू हुई। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इमारत ए शरिया नाम के संगठन ने वक्फ कानून के खिलाफ रैली का आयोजन किया था। इस आयोजन के मंच पर कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम के नेता भी बुलाए गए थे। इसी मंच से तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में उनकी सरकार आई तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देगी। बीजेपी कह रही है कि संसद से पारित संवैधानिक कानून को आरजेडी सिर्फ मुस्लिम वोट के लालच में कूड़ेदान में फेंकने का वादा कर रही है, लेकिन वो मंच शरिया की सुरक्षा के नाम पर सजा था। तो बीजेपी ये भी कह रही है कि आरजेडी ने वोट के लिए शरिया को संविधान से ऊंचा दर्जा देने की कोशिश की। बीजेपी यहां तक आरोप लगा रही है कि बिहार में अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो संविधान नहीं शरिया का कानून चलेगा। दरअसल वक्फ के बहाने यह लड़ाई करीब 18% मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण को लेकर हो रही, जो बिहार की 47 सीटों की किस्मत तय करते हैं, जिसका 70 से 80% वोट इंडिया गठबंधन को मिलता है। उसमें भी मुस्लिम वोट पर आरजेडी का कब्जा सबसे ज्यादा होता है। हालांकि पिछली बार करीब 11% वोट ओवैसी की पार्टी ने भी झटके थे, लेकिन कल वो भी आरजेडी के साथ इमारत ए शरिया के मंच पर मौजूद थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या बिहार में इस बार के चुनाव में नमाजवादी बनाम समाजवादी की पिच सेट की जा रही है? संविधान बड़ा या शरिया? मुस्लिम वोट के नाम पर क्या सियासत लग गई अपने काम पर? क्या वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर तेजस्वी ने संविधान का अपमान किया है, क्योंकि वक्फ बिल संसद से पास हुआ है और अब संविधान का हिस्सा है? और सवाल यह भी कि इस मुद्दे पर चुनाव में किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा और किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देश किसी के बाप का देश नहीं। राजद नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। यही वो बयान है जिसने चुनावी प्रदेश वाले बिहार की सियासत को बेहद गर्व कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की थी, जिसमें तेजस्वी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि यदि उनकी बिहार में सरकार बनी तो वे इस बिल को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। पार्टी नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी के बयान से साफ है कि इंडिया गठबंधन के लोग न संसद का सम्मान करते हैं, न ही न्यायपालिका का। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। वोट की चाहत में ये लोग 50 साल पुरानी मानसिकता से आज भी बाहर नहीं आए हैं। सुधांशु यही नहीं रुके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के समाजवाद को नमाजवाद भी बता दिया और पूछा कि क्या ये लोग बिहार में शरिया कानून लागू करने की सोच रहे हैं? कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। क्या आप बिहार में शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? रविवार को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर क्या कुछ कहा था, आपको फिर से सुनाते हैं। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। आरजेडी के तेज बयान और बीजेपी के पलटवार ने बिहार की सियासत को बेहद गरमा दिया है। हालांकि तेजस्वी अपने बयान पर अब भी कायम है। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि संविधान में जो चीज गैर संवैधानिक है उसे कूड़ेदान में फेंकेंगे ही। कांग्रेस के नेता भी बीजेपी पर हमलावर है। गैर संवैधानिक है, उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें, और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा।
यहाँ धर्म जाति देख करके राजनीति नहीं चलने वाली है। और भारत का संविधान भारत के एक एक नागरिक को अधिकार देता है कि यदि उसे लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून जनता के अधिकारों के खिलाफ है या उसका दमन करने वाला है, तो वो उसका विरोध कर सकता है, उसकी मुखालिफत कर सकता है। और गांधी मैदान में उसी कानून की मुखालिफत के लिए लोग जुटे थे। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी की सोच पर प्रहार किया जा रहा है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि आरजेडी का मतलब ही है गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हैं तो न तो इनके लिए अकलियत समाज का दुख दर्द महत्वपूर्ण है और न ही इनके लिए संविधान की गरिमा महत्वपूर्ण है। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, बिहार में समाजवाद वर्सेस नमाजवाद पर बहस क्यों हो रही है? वक्फ पर ध्रुवीकरण, किसे नफा होगा और किसे नुकसान होगा? मुस्लिम वोट के लिए वक्फ कानून पर कोहराम क्यों मचा है? शरिया का शोर, बिहार में चलेगा किसका जोर? और तेजस्वी के अच्छे दिन या सुशासन बाबू रिटर्न होंगे? तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव और कांग्रेस प्रवक्ता अजय पासवान जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अजय जी आपसे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार अगर आती है तो फिर वक्फ कानून को कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। क्या ये पार्लियामेंट का अपमान नहीं होगा? संतोष जी, पार्लियामेंट के अपमान की बात अगर आप करते हैं तो आपको बीजेपी सबसे बात करना चाहिए ना। पार्लियामेंट के अपमान की बात अगर आप कर रहे हैं तो उनसे पूछे ना कि अब की 400 बार पार होंगे तो हम संविधान बदल देंगे। बीजेपी के नेता का ही ना आपके चैनल पे चला था। अगर पार्लियामेंट का इंसल्ट होगा तो इंसल्ट करने वाले बीजेपी वाले हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा संविधान बचा रहे, हमारे पार्लियामेंट में तो ये संविधान का हिस्सा है वक्फ कानून, उसको कैसे बदलिएगा आप? अगर मान लीजिए आपकी बिहार में सरकार आ गई, आप बताइए, तरीका बताइए कैसे बदलेंगे आप? संतोष जी, हमारे बिहार में सरकार आएगी, हमारे केंद्र में सरकार आएगी और जिस तरह से मुसलमान भाई हमारे प्रताड़ित है, जिस तरह से उस दिन ये लोग सम्मेलन में जुटे थे, इसे साफ मालूम होता है कि जितने यूनाइटेड ये लोग थे, जितने संख्या में ये लोग आए थे, अगर ये लोग खुश होते तो क्या ये लोग आते? ये लोग दुखी थे, इसलिए ये लोग लाखों की संख्या में आए। और आज अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी इनकी आवाज बन करके कर रहे हैं तो मुसलमान जो बीजेपी वाले हैं वो इसे नमाज वाद का नाम दे रहे हैं। मैं उस पर आऊंगा मैम। मुझे ये तरीका बताइए कि पार्लियामेंट से कोई भी कानून बना हुआ है, वो राज्य सरकार उसको कैसे दरकिनार करेगी, कैसे कूड़े के कचरे में डालेगी, वो कानूनी प्रक्रिया मैं जानना चाहता हूं। अगर ये राज्य आपकी बिहार में सरकार बन गई, कैसे डालेंगे आप संविधान से बना हुआ एक कानून जिसे आप कूड़े में डालेंगे? कैसे डालेंगे, वो तरीका जानना चाह रहा हूं। संतोष जी, आपके अधिकार क्षेत्र में, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता ही? हमारे अधिकार क्षेत्र में देखिए संतोष जी, अभी बिहार में चुनाव है। आप देख रहे हैं किस तरह से बिहार में आरजेडी की सरकार, जिस तरह से तेजस्वी जी की डिमांड है, बन जाएगी। 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, वहां भी हमारी सरकार बनेगी और हमें जब मौका मिलेगा तो जिस तरह से आज मुसलमान भाई परेशान हैं, जरूर इनके हक के हिसाब से इनके लिए हम लोग इसमें अमेंडमेंट लाएंगे। यही तो हम लोग बोल रहे हैं, तो इसमें हाय तौबा मचाने की क्या बात है? कुल मिलाकर फिलहाल आपने ये सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरह का जुमला फेंका है। गलत तो नहीं कह रहा संतोष? ये जुमला शब्द तो बीजेपी वालों के लिए है। हम लोग तो समाजवाद हैं, हम लोग हर जाति धर्म को लेके चलने वाले हैं, हम लोग हर जाति धर्म की इज्जत करते हैं। हम लोग कब किसी एक धर्म का बचाव किया है? हम लोग शुरू से माइनॉरिटी की रक्षा की है, शुरू से माइनॉरिटी का बचाव किया। पसमानदा मुसलमानों को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये तो नया में बीजेपी वाले अपीजमेंट और क्या पूछना चाह रहा मैम, वक्फ बिल था, वक्फ बोर्ड था पुराना वाला, उसमें कितने फीसदी पसमानदा मुसलमान थे? और अब जो पसमानदा मुसलमानों को उसमें जगह मिल रही है, तरजीह मिल रही है, तो फिर आप पसमानदा मुसलमानों को लेकर क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड में
जिनके अधिकार क्षेत्र में है सबको उसमें अधिकार मिलना चाहिए। अगर कुछ बचे हुए हैं तो यही तो उनको ये भी कानून डाला कह रहा जाएगा। है, पसमानदा जो मुसलमानों की एंट्री ही तो करा रहा है ये। जो उसमें बच के, तो हम लोग भी कहाँ किसी के खिलाफ है, हम लोग तो चाहते हैं कि वक्फ तो आप तो ये कह रहे हैं कि हम इसको कूड़े के डिब्बे में डाल देंगे। तो पसमानदा कौन से धर्म के हैं संतोष जी, बताइए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप बताएं मुझे आबादी कितनी है। बताइए ना। 17.22 करोड़ जो 2011 की जनसंख्या है उसमें से 14 करोड़ 80% सिर्फ पसमानदा मुसलमान है। उनको वक्फ बिल में क्यों जगह नहीं मिली? और अगर उनके लिए व्यवस्था की सरकार ने तो फिर उसी पर तो ऐतराज जताया जा रहा है फिर कि ये बिल को हम कूड़े के कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। और कुछ बोलेंगे संतोष जी? नहीं, मैम आपको सुनने के लिए बैठा हूं। मैं बोलूं जी? हम लोग तो सारे मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये जो विभाजन और टुकड़ा करके इसको हाईलाइट करना तो बीजेपी वालों का काम है। यही तो वो लोग तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं। हम लोग मुसलमानों की हक की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड इस तरीके से हो कि मुसलमानों को फायदा हो, यही तो हम चाहते हैं कि मुसलमानों को उनका हक मिले। तो इसमें ये लोग तोड़ के नई क्या क्या जोड़ के कह रहे हैं इनको अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। हम तो सभी मुसलमानों का अधिकार चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उनका अधिकार छीने। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हिंदू भाई या अंबानी हो वक्फ प्रॉपर्टी पे अपना बिल्डिंग खड़ा कर ले। हम लोग तो चाहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी जो मुसलमानों के द्वारा दी गई है, अल्लाह के नाम पे दी है, वो मुसलमानों की सामाजिक कामों के लिए मुसलमानों के काम में आए। तो ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं इनको नहीं मिल रहा है। हम लोग तो सबको लेके चल रहे हैं। नहीं, आप सबको लेकर नहीं चल रहे। अगर आप सबको लेकर चल रहे होते तो 17.22% में से जो 14% पसमानदा मुसलमान है उनकी एंट्री अगर उसमें हो रही है तो फिर इसका विरोध कैसे करते? 17-14 का अगर मोटा मोटी गणित निकाल लूं तो 3-3.5% जो बाकी मुसलमान हैं उनका वक्फ बोर्ड पर कब्जा है। 39,000 करोड़ एकड़ जो जमीन है उनका कब्जा है उस पर। बीजेपी प्रवक्ता दानिश जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। संतोष जी, आप इसको जो तोड़ ममोड़ के एक नया मतलब दें। एक साधारण सी बात है कि मुसलमान माइनॉरिटी में है और हम लोग माइनॉरिटी की रक्षा करते हैं। जिस धर्म के भी वो माइनॉरिटी हो, हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, साथ खड़े रहेंगे और यही हमारी विचारधारा है और इसी को समाजवाद कहते हैं। ठीक है, दानिश जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। लेके चल रहा है दानिश जी, समाजवादी पार्टी वर्सेस नमाजवादी पार्टी, ये शब्द गढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ऐतिहासिक गांधी मैदान में 50 साल पहले संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंकने वाले जेपी समाजवादी ने जो आपातकाल के खिलाफ संविधान को बचाने के लिए जो मुहिम शुरू की थी, ठीक उसके 50 साल बाद कल जिन लोगों ने गांधी मैदान में जमावड़ा खड़ा किया, उन लोगों ने सरकार से शरिया की वकालत की और संविधान की अवहेलना की। संविधान के द्वारा निर्मित कानून, दोनों सदनों से पारित कानून का जिस प्रकार से इन लोगों ने कहा कि कूड़ेदान में उठा करके फेंक देंगे, ये सरासर संविधान का अपमान है। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कुछ दिन पहले बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया था। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में ये कानून जो है विचाराधीन है और लगभग देश के 6 से ज्यादा हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट में जो है ये इस कानून के पक्ष में जो है फैसला आ चुका है। लेकिन इन लोगों ने हमेशा जो है संविधान का मजाक बनाया और शरिया को थोपने की कोशिश की। ये मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा को दर्शाता है कि किस प्रकार तेजस्वी यादव ने मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए कल जो पूरा का पूरा प्रपंच रचा। और मुस्लिम वोट बैंक और कौन से वोट बैंक? ये नमाजी वोट बैंक, नमाजवादी वोट बैंक। ये कौन से नमाजवादी हैं? ये अल्लाह वाले नमाजवादी नहीं है, बल्कि ये मुल्ला और मौलवी वाले नमाजवादी हैं। जिन प्रावधानों का ये लोग विरोध कर रहे हैं, दानिश जी, आप तो सुधांशु त्रिवेदी जी से भी एक कदम आगे निकल गए। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूं। आप एक तरफ पसमानदा मुसलमानों को, दानिश जी सुन तो दीजिएगा, एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नमाजवादी शब्द का इस्तेमाल करके आपको नहीं लग रहा कि आप सभी मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं? संतोष जी, अगर आप सुन लीजिए तो मैं पूरा उदाहरण दे देता हूं। संतोष जी, तलाक का विषय आया। ट्रिपल तलाक का विषय अल्लाह का कानून नहीं था, ये मुल्ला मौलाना और नमाजवादियों का कानून था।
कुरान में ट्रिपल तलाक का कोई प्रावधान था ही नहीं, और इस बात को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह का कानून को छोड़े, अल्लाह का नमाज को छोड़े, और ये मुल्ला मौलवी का जो नमाजवादी है वो ये है कि ट्रिपल तलाक का कानून थोपा जाए, वो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया जाए, वो ये है कि किस प्रकार से मुसलमानों को शरिया के बेड़ियों में जकड़ा जाए, जबकि ये देश संविधान से चलेगा। और जो अल्लाह का जो किताब है, जो कुरान है, वो कहता है कि देश के हिसाब से चलिए, मुल्क के कानून के हिसाब से चलिए। और मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, जिस प्रावधान के लोग विरोध करते हैं, क्या सऊदी अरब जहां से इस्लाम का जन्म हुआ वहां भी वो प्रावधान नहीं है? टर्की, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां भी वो प्रावधान नहीं है, देश में भी वो प्रावधान नहीं है। यहां तक कि सीरिया जहां आतंक का घर है, ISIS है, वहां भी ये प्रावधान नहीं है। फिर ये प्रावधान भारत में क्यों? इसकी डिमांड भारत में क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण की प्रकाशता और कुछ चंद राजवादियों को खुश कर करके अपनी सत्ता को तोड़ने की साजिश है। ठीक है, अजय जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अजय जी, शरिया बड़ी या संविधान? जी देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जेपी आंदोलन की बात छोड़ दीजिए, मेरा बड़ा मैं उसी पे आ रहा हूं। शरिया बड़ी या उसी पे आ रहा हूं मैं, इसमें तो हाना में जवाब देना होगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। संविधान, देखिए संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो जिस जेपी आंदोलन की बात कर रहा हूं, जिस जेपी आंदोलन के रूप में नीतीश कुमार का संसद ने कोई कानून पास कर दिया, आपके पास अभी ना आपकी राज्य में सरकार है, ना केंद्र में आपके पास आंकड़े हैं, तो फिर आप किसी कानून को कूड़े में कैसे डालेंगे? अगर ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो फिर मुझे वो चश्मा बताइए जिससे मैं साफ देख पाऊं ये किस तरह की राजनीति है। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं ना कि कल जो समाजवादी लोग, जो जेपी आंदोलन से उभरे हुए समाजवादी लोग थे, वो कहां चले गए हैं? उसी समाजवाद को कुठाराघात करके ये नीतीश कुमार और वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो शर्म तो अभी आ रही है ना, ये पहले से ही तय था। आपने जब देखा होगा कि मैडम गांधी ने 42वां संशोधन करके संविधान में समाजवाद को जोड़ा था। इस दिन की आशंका कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूर्व में ही पता चल गया था कि ये इस तरह की ओछी राजनीति शुरू करेंगे। तो संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो जो संविधान में दिया गया शब्द है उसको तो लेके आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि विदेश में ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो ये बताएं, ये तमाम बातें जो कह रहे हैं उससे नुकसान किसको कर रहे हैं? ये पासमानदा की बात कर रहे थे। अभी धार्मिक न्यास परिषद का गठन आप लोगों ने किया है, उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। आपके पास हक था संसद में इसका विरोध करने का, आपने पुरजोर विरोध किया। चीजें आई और लिखित रूप से विरोध दर्ज किया गया है। कई जो त्रुटियां हैं, कई जो त्रुटियां नहीं, संतोष जी मेरी बात सुनिए। कई जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को लिखकर तमाम जो बैठक हुई है विभिन्न राज्यों में, तो वो तो प्रस्तुत किया गया है। मेरे सवाल को सुनेंगे सर? आपका काम था संसद के अंदर विरोध करना, जो भी आपका आंकड़ा था उसके हिसाब से। जब वो कानून बन गया तो आप सड़क पर उसका भ्रम फैला रहे हैं। आप बताइएगा किन किन भ्रम फैला रहे हैं भाई? आप ये बताइएगा नहीं, भ्रम कौन फैला रहा है? आपसे जब इसको लेकर एक लंबी कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी में जब आपसे इसको लेकर मांगा गया था, आपने क्या क्या सुझाव दिए थे? सुझाव कमेटी बनाई गई थी ना, उसमें क्या क्या सुझाव पे पूरा विचार किया गया? नहीं, क्या कमेटी आज भी पटकथा लिखी गई है, कमेटी ने जितने भी सुझाव दिए हैं क्या सबको माना इन लोगों ने? तमाम विरोध के बाद इन लोगों ने पास कराया है उसको। संतोष जी, चीजें स्पष्ट है। जो समाजवादी चोला पहनकर नीतीश कुमार घूम रहे हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक चेहरा है और वह पूरे देश में एक अराजकता फैलाना चाहती है। ठीक है, तो शर्म की बात तो जेडीयू के प्रवक्ता है, उनसे पूछ लेकर कि वो समाजवादी है कि नहीं है। नीतीश जी का जो चेहरा वो समाजवादी चेहरे का नकाब पहने हुए, दरअसल वो सांप्रदायिक चेहरा है। आरोप लग रहे हैं आप पर, चूंकि आप संसद से पारित एक कानून के पक्ष में खड़े हैं, विपक्ष में नहीं खड़े हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह जो कानून है वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उस पर कोई राजनीतिक रूप से टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। वही दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी, बिहार में सबसे बड़ा मुसलमानों का दंगा भागलपुर में हुआ,
उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बाद में लालू जी की सरकार बनी और 15 वर्षों के दरमियान उसके सबसे बड़े कल्प्रिट को राज्य सरकार लालू राबड़ी की सरकार के दरमियान सोनपुर मेले में राजकीय सम्मान से प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। बाद में जब हमारी सरकार बनी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो भागलपुर, आप जब बोल रहे थे तो मैं डिस्टर्ब नहीं किया। जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो उस दरमियान भागलपुर दंगे के पीड़ित को सरकार की ओर से सहायता राशि आज प्रदान की जा रही है, उनको घर उपलब्ध कराया गया और उस सबसे बड़े कल्प्रिट से राज्य सरकार ने वह प्रशस्ति पत्र वापस लिया। कांग्रेस उस दरमियान राज्य सरकार में साझीदार थी लालू राबड़ी की सरकार में, और उस दरमियान कांग्रेस के राज में यह दंगा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के लिए, पासमानदा समाज के लिए काम करते हैं, पूरा बिहार जानता है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के उन्नयन के विकास के लिए औजार और हुनर कार्यक्रम चलाया। आज बड़ी संख्या में हुनर से लैस अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए अल्पसंख्यक विद्यालयों के माध्यम से, अल्पसंख्यक कोचिंग के माध्यम से बड़ी संख्या में अधिकारी पदाधिकारी बन रहे हैं। एक साथ 11 महिला दारोगा ये कंप्लीट की बिहार पुलिस में। इसके पहले यह कभी रिजल्ट नहीं आया। और तो और राष्ट्रीय जनता दल से जेपीसी कमेटी ने वक्फ बिल पे अपना जी, ये काम समाजवाद के अंतर्गत नहीं होता। समाजवाद के अंतर्गत होता है जब कोई मुद्दा उठाया जाए, चाहे वो सीएए का हो, चाहे वो 3 तलाक का हो, उसमें आपको एक वर्ग को खुश करने के लिए राजनीति करनी होती है। वो समाजवाद की नई परिभाषा गढ़ी गई है। हमसे है सवाल जी, आपने ये जो काम गिना रहे हैं, क्वेश्चन दो रहा है मेरा सवाल, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप काम गिना रहे हैं इससे समाजवाद की आपकी पहचान नहीं बनेगी। आपको समाजवाद की पहचान बनानी होगी तो आरजेडी की तरह, चाहे वो सीए का विरोध करना हो, चाहे वो 3 तलाक का विरोध करना हो, चाहे वो अब वक्फ बिल के नाम पर सियासत करनी हो, इस तरह की कार्यक्रम में जाकर पब्लिक की सिंपैथी लेने की कोशिश करेगी, तब आप समाजवादी नेता कहलाएंगे। देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी बिना भेदभाव किए हुए समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पुरुष हो या महिला हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, आदिवासी हो या कोई भी समुदाय हो, सभी समुदाय के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। बिहार में आज सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई है या कराया जा रहा है। बिहार में मंदिरों की घेराबंदी कराई जा रही है। बिहार में चर्चों की घेराबंदी कराई गई है। हम किसी समाज के लोगों को छोड़ने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है। सभी समाज के लोगों को लेकर के हम चलते हैं, और सिर्फ हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। वोट की चिंता किए बगैर हम वोटर के लिए काम करते हैं। जो राज्य के 14 करोड़ निवासी हैं उनके लिए हम काम करते हैं। उन्माद की राजनीति नहीं करते हैं, दंगा फसाद की राजनीति नहीं करते हैं, और भड़काऊ भाषण की राजनीति हम नहीं करते कि यह देश किसी बाप का नहीं है। यह बात सही है, यह देश किसी के बाप का नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जी राजद आपके बाप यानी आपके पिताजी का है, यह सब कोई जानता है। क्योंकि अभी से पहले 5 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पिछले 27-28 वर्षों से आदरणीय लालू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हैं। किसको आप मूर्ख बना रहे हैं लालू जी, और किसको मूर्ख बना रहे? एक राहुल गांधी जी कैबिनेट से प्रस्ताव पास जो भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित था उसको फाड़ दिया। उसका नतीजा आज है कि लालू जी चुनाव लड़ने से वंचित हैं। ये संविधान और कैबिनेट से प्रस्ताव पास करने वाले यानी संविधान को नहीं मानने वाले, कैबिनेट के प्रस्ताव को नहीं मानने वाले लोग राहुल गांधी हैं और तेजस्वी यादव हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ
कैसे हम राजकाज में आ जाए, ठीक है, कैसे हम जी शासन में आ जाए, कैसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करें, कैसे बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करें। यही राजनीतिक अपसंस्कृति का पाठ पढ़ा है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। इस प्रकार के राजनीतिक सवाल मेरा ये है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं करना जानती है, किसके बाप का है? राजनीतिक रूपी कूड़ेदान में फेंकने का काम तेजस्वी यादव को बिहार की जनता करने वाली है। सुन रही थी और निषाद जी की बातों को सुनकर हंसी आ रही थी। कहाँ वक्फ बोर्ड, नमाजवाद, समाजवाद का टॉपिक है, क्या गाथा लेके बैठे हुए थे और आप रोक भी नहीं रहे थे। क्यों इन बातों को, भागलपुर दंगा की बात कर रहे थे, अब मैं गोधरा की बात करूंगी, उसके सबसे बड़े कल्प्रिट की बात करूंगी। अच्छा लगेगा? बताइए। में सम्मानित किया था। अरे टॉपिक कहाँ है? अरविंद जी अपने समय पर। जी मेरा सवाल मैं एक बार और दोहरा देता हूँ अपना सवाल। अरविंद जी अपने समय पर, अरविंद जी प्लीज, आपको समय दोबारा भी मिलेगा, अपने समय पर बोलिएगा। जी मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, तो फिर किसके बाप का है? हम तो पढ़ते आए कि मेरे दादा परदादा सब इस देश को अपना कहते आए, मैं भी अपना ही कह रहा हूं, तो मेरे बाप का, मेरे परदादा का, मेरे उनसे आगे तमाम पीढ़ी का ये देश रहा है ना। संतोष जी बोलो। जी ये देश, तेजस्वी जी के कहने का मतलब था कि ये देश ना मेरे बाप का है ना आपके बाप का है संतोष जी, ये पूरे देशवासियों का है, किसी एक आदमी के बाप का देश नहीं है। तेजस्वी जी के कहने का एक सिंपल सा मीनिंग था जिसको फिर से तोड़ा ममोड़ा जा रहा है। और ये बाप वाली जो बात आई है, ये तो नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था। ये भर्ती करेंगे तो बाप के घर से लाके सैलरी देंगे क्या? अभी निषाद जी भी बाप की बात सिर्फ करते हैं। अरे ये देश, तेजस्वी जी ने कहा किसी एक आदमी के बाप का नहीं है, सभी का ये देश है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब इसको तोड़ के ममोड़ के 10 मिनट किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल, ये किसी एक आदमी के बाप का नहीं है, ये सभी के बाप का है, ये सभी का देश है, सभी लोगों का देश है। बिल्कुल सही कहा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। और ये जब वो कह रहे थे उस समय वक्फ बिल कानून के विरोध में खड़े होकर कह रहे थे। वक्फ बिल का विरोध है संतोष जी, तभी तो पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। तो इसको ये क्यों ना माना जाए कि भड़काने की राजनीति थी? संतोष जी, क्या मुसलमान अपने जितने भी मुसलमान लाखों की संख्या में उस दिन गांधी मैदान में आए, सब स्वेच्छा से आए, अपनी मर्जी से आए, उसके बाद भाषण हुआ ना। अगर भड़काने की बात रहती तो इतने लोग क्यों जुटते? सबको मालूम है कि तेजस्वी जी उनके समर्थन में खड़े हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। हम लोग सभी जातियों को लेकर के चलते हैं। ये सब मुसलमानों को विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे, तभी तो लाखों की संख्या में आए। नीतीश कुमार जी बुलाकर देखे, किन्हीं को उन पे विश्वास नहीं है, कोई नहीं आएंगे। ये तो बार बार तेजस्वी जी के बाप पे जाते हैं। नौकरी देंगे तो तेजस्वी जी अपने बाप के यहाँ से सैलरी लाके देंगे कि नहीं? ये तो नीतीश कुमार जी की बोली है। और ये जेडीयू के प्रवक्ता को भी देखे, बाप की बोली कर रहे हैं सबकी। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता एक तरफ तेजस्वी यादव है जो बाप की बात कर रहे हैं, वक्फ की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप समाजवाद से नमाजवाद की तरफ चले जा रहे हैं। यह मामला बीजेपी की तरफ से ऐसा नहीं लग रहा है कि मामला फिर से 80-20 की करने की कोशिश की जा रही है, जो लोकसभा के समय पर भी आपकी तरफ से की गई थी? संतोष जी देखिए, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी के बाप का नहीं है, याद कीजिए राहुल गांधी के बाप स्वर्गीय राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीटें सदन में, और एक 60 वर्ष की बूढ़ी महिला, और 60 रुपए की भत्ता की बात, और शरिया को संविधान से ऊपर रख दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। अगर आज इस बात की सरकार होती बिहार के अंदर या देश के अंदर, तो आज ये संविधान के ऊपर शरिया को रखते। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये मुल्ले मौलवी के नमाजवाद के जो समाजवाद इनका है, वो मुल्ले मौलवी के नमाजवाद में तब्दील हो गया है। इसमें कहीं कोई दो शक दो राय नहीं है। हम देश बिहार के 80% मजलूम, पसमानदा, गरीब, बेवा, यतीम, मिस्कीन की बात कर रहे हैं, और जो उद्देश्य था वक्फ बोर्ड के निर्माण का, उसको पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करने जा रहे हैं। डायरेक्ट उसका फायदा इस देश के मुसलमान, बेवा, यतीम, मिस्कीन को होने वाला है। कल गांधी मैदान में जिन लोगों ने यह राजनीतिक परपंच रचा, उसमें जो इमारतें शरिया थी, मैं पूछना चाहता हूं, इमारतें शरिया का एक अचीवमेंट बता दीजिए मुसलमान कौम के लिए। इनका एक ही अचीवमेंट है
ईद के चांद को जब निकलता है तो ये दूरबीन लेकर के बताते हैं कि फलाने दिन ईद का जो है चांद देखा गया है और ईद चांद होगी। इसके अलावा इनका एक भी अचीवमेंट मुसलमानों के लिए नहीं है। हम बात पसमानदा की कर रहे हैं, हम बात पिछड़े अति पिछड़े की कर रहे हैं, हम मुस्लिम समाज की यतीम विधवा मिस्किन की बात कर रहे हैं। और इन्हें तकलीफ हो रही है जब हम बात कर रहे हैं कि वक्त के पैसे से पटना में हम यतीम खाना बनाएंगे, हम जो है हम तालीमी मरकज बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे। ये इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि चंद मुस्लिम तंजीमें, चंद मुल्ला मौलवी, चंद ये इमारत शरिया, चंद ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये इन राजनीतिक दलों की जागीर है और ये सत्ता की दलाली करते हैं, मुसलमान वोट बैंक की दलाली करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव ने वो कल मंच खड़ा किया था। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता अजय जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अजय जी, 3-3.5% मुल्ला मौलवी के वक्फ को लेकर आप समर्थन कर रहे हैं और पसमानदा मुसलमानों के लिए जो कानून पास हुआ है नया वाला, जो कि 14% है, बीजेपी कह रही है उसका विरोध कर रहे हैं। आपको 3-3.5% मौलाना मौलवियों की चिंता है, 14% पसमानदा मुसलमानों की फिक्र नहीं है। देखिए, ये काफी दुखद है कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल 3% के। देखिए, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि आप लगातार पिछले कुछ वर्षों से सुन रहे होंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी की बात कह रहे हैं। तो आप कैसे इस बात को कह रहे हैं कि 3% के लिए हम मर रहे हैं और बाकी चीजों के लिए छोड़ रहे हैं? क्योंकि पुराने कानून में पसमानदा मुसलमानों की एंट्री नहीं थी। अगर थी तो आप बताएं। अभी 22 सदस्य होते हैं। देखिए, आप वक्फ बोर्ड में पुराने 22 सदस्य में से कितने लोग थे? पत्रकार रहे हैं, आप ऐसी बातें करते हैं। कहां कौन सी ऐसी घोषणा है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जो है ना बाइफरकेट करके किसी खास वर्ग को जो है समर्थन दिया है? देखिए, सर, जब आप नए कानून का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप पुराने कानून का समर्थन कर रहे हैं? विरोध कहां कर रहे हैं? पुराने कानून का समर्थन कर रहे हैं तो उसमें 22 सदस्य वक्फ बोर्ड में होंगे, उसमें से कोई पसमानदा मुसलमान नहीं होगा। देखिए, हम विरोध उस बात का कर रहे हैं जिससे एक लंबा हाशिया जो है, एक लंबा तबका हाशिए पे आ जाएगा। हम विरोध उन सब चीजों का थोड़े कर रहे हैं जिससे कि भागीदारी में दिक्कत है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड आज के तारीख में जितनी त्रुटियां हैं, उसमें जो त्रुटिपूर्ण चीजें हैं, उसमें हम लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप लगातार ऐसी बातों से देश में, समाज में एक भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भ्रांति फैला रहा हूं, ये तो समाजवाद उल्टा चोर कोतवाल को पहले से हमारा चरित्र समाजवाद का है। हम रैली आप करें, व्यवस्था के हिसाब से इमारत शरिया, हमारे आंकड़े ये दिखाते हैं में शामिल आप हो, लोगों को ये कहें कि कूड़ादान में डाल देंगे इस अभी और मैं लोगों को भ्रमित कर रहा हूं। अगर मैं डेटा लेकर आ रहा हूं, चले जाइए इमारत शरिया में, जहां देखिए कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाते हैं, कितने वहां पे लोग बेनिफिट हो रहे, बेनिफिशियरी है। तो ये तो शर्मसार करने वाली बात है कि मुस्लिम बंदा जो भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसी बातें कह रहा है। तो जाइए इमारत शरिया में, देखिए वहां पे कितने तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं। और मैं काफी दुखी हूं इस बात को लेकर कि वो केवल कहते हैं कि क्या कि केवल चांद की बात करते हैं। बताए ना आप जाकर देखिए तो वहां कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। आप लीजिए उनसे सवाल किया। प्रॉपर्टी है जदयू के प्रवक्ता यहाँ पर क्या नीतीश कुमार नहीं जाते इमारत शरिया में? प्रॉपर्टी है, उसमें कितने मदरसे चल रहे थे, उसमें कितने अस्पताल चल रहे थे, सामाजिक संस्थाएं कितनी चल रही थी? बताएं। कहां नहीं चल रही हैं? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए। आप गिनाएं सर, ऐसे हवा में ना बात करें। उत्तर प्रदेश जाइए, मध्य प्रदेश गूगल का भी सहारा ले लें, ढूंढ के बताएं। कितने सारे बफ की जमीनें हैं जहां पे व्यय करके सामाजिक काम किए जा रहे हैं। और जिस तरह से आलोचना कर रहे थे ये इमारत शरिया पे, नीतीश कुमार का खुद का उद्घाटन किया हुआ कितना सारा प्रोग्राम है, क्या उसे भी जुटला देंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? जदयू प्रवक्ता बैठे हैं, मौजूद है यहाँ पे, क्या पूछिए कि क्या वो नीतीश कुमार इमारत शरिया में नहीं गए हैं? कितने सारे प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए लगाए हैं, कितने उद्घाटन किए, शिलापट रखे हैं उनके। तो ये सारी बातें ऐसे कहा कि बच के निकल जाने वाली बात। अरविंद जी जवाब दीजिएगा, डायरेक्ट सवाल आपसे। अरविंद जी जवाब दीजिएगा। देखिए, ये जो कह रहे हैं संतोष जी, ये जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, दरअसल ये दूसरे के कामों को गिना रहे हैं। दूसरे के कामों हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया है, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए, समाज के लिए जितना काम किया है, अगर देश में और राज्य में
कांग्रेस पार्टी ने 55 से 60 वर्षों तक शासन किया। अगर उस जमाने में मुसलमान भाइयों के लिए काम किया गया होता तो आज यह दिन मुसलमान भाइयों के लिए नहीं देखना पड़ता। जिस प्रकार से वहां अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया जाता था, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट लेकर के शासन करने का काम किया जाता था कांग्रेस पार्टी के जमाने में, राजद के जमाने में, राजद के जमाने में और कांग्रेस के जमाने में इनके अजय जी क्या सवाल किया था अभी आपने? क्या खत्म करने का जिक्र किया था अभी आपने? मैं पूछ रहा था कि जो कितने अल्पसंख्यक विभाग के कितने सारे स्कीमों को बंद किया गया है, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। पूछिए अभी आपने देखिए क्या केंद्र में ये भागीदारी नहीं है? किसने किया? अरे वो स्कीमें हैं, स्कीमों को बंद किया है उन्होंने। मैं बता रहा हूं, अरविंद जी जवाब दीजिएगा। मैं बता रहा हूं अभी पूरे राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास चलाया जा रहा है। पूरे राज्य में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोचिंग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत उनको राशि दी जाती है और बड़ी संख्या में कम्पीट कर रहे हैं। ये 50,000 रुपया और 1 लाख रुपया पूर्व से चला रहा है। नीतीश कुमार जी ने इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। सुनिए कैसे, अरे सुनिए मैं बता रहा हूँ तब सुनिएगा तब, अरे सुनिएगा तब गलत बात है, नहीं आप सुनेंगे। ये थेथराई पर मत उतरिए, ये थेथराई पर मत उतरिए, थेथराई जो कर रहे हैं ये थेथर वाला बात मत करिए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 50,000 और 1 लाख रुपए की योजना की राशि दी। क्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अल्पसंख्यक छात्र नहीं आते हैं? क्या पिछड़ा वर्ग में अल्पसंख्यक छात्र नहीं आते हैं? दरअसल इन लोगों को जानकारी नहीं, संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी नहीं है। और जानकारी कुछ कहना चाह रहे थे दानिश जी, अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद पूरे राज्य में कंप्यूटर साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। पूरे राज्य में हुनर औजार प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम राज्य भर में चलाया हुआ है। अब राजनीतिक भागीदारी आप देख लीजिए। राजनीतिक भागीदारी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने जितना अल्पसंख्यक और पासमानदा लोगों को दिया है, आजादी के बाद तक आज तक किसने नहीं दिया। और हमने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, जो बिहार में 20 वर्षों से शासन चला रहे, उनके सहयोग से हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कहीं तो कोई आरा नहीं आ रहा है। शासन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दृष्टिकोण से बिहार में चलता है और सभी समाज के लोगों के लिए जो समाजवाद की दृष्टि है कि सबकी समानता होनी चाहिए, सबकी भागीदारी समाज में होना चाहिए और सरकार में होना चाहिए। दानिश जी संतोष जी देखिए, मुस्लिम कौम का दर्द है, मुस्लिम कौम की जो पीड़ा है, मुस्लिम समाज जो तालीम में पीछे है, मुस्लिम समाज जो सब चीजों में पीछे है, उसके जो इमेजेस खराब है, उसका कोई सिर्फ और कोई एक जिम्मेदार है और गुनाहगार है, तो वो मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम इदाराएं और मुस्लिम मुल्ला मौलवी और उनकी वोट बैंक की राजनीति की दलाली में सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी जैसे लोगों ने मुसलमानों को पीछे ढकेला। उसके क्या ऐसे उदाहरण है? मैं बात कर रहा हूं इमारत शरिया का। आप एक आंदोलन बता दीजिए इमारत शरिया का, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल लॉ बोर्ड का, जिसने मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किया हो, जिसने मुसलमान समाज को में लाने के लिए किया हो। एक भी उदाहरण नहीं है। वही लोग हैं संतोष जी जो पसमानदा समाज के बच्चों के फटे हुए कपड़ों की तस्वीर लेकर के सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं और वहां उनकी फोटो दिखा करके वहां से पैसे वसूल करके अपना पेट भरने का काम करते हैं। ये दर्द है मुसलमानों का, ये हकीकत है, इसलिए मैं ये बयान कर रहा हूं। ये सो कॉल्ड मुस्लिम के दलालों के साथ राजनीति करने वाले लोग, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग इस दर्द को नहीं समझेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि इमारत शरिया हो, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल लॉ बोर्ड हो, इसको सबसे पहले माफी मांगना चाहिए कि जिन लोगों ने मुस्लिम बहनों और बेटियों का ट्रिपल तलाक से जिंदगी जहन्नम बनाया था, क्या वो माफी मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ ट्रिपल तलाक का कानून गलत है। और कुरान का पूरा प्रावधान, कुरान का एक आयत में बता सकता हूं जहां ट्रिपल तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इमारत शरिया जो है गुनाहगार है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल लॉ बोर्ड गुनाहगार है और मुसलमानों का दुख दर्द जो है यहीं से शुरू होता है। एजा जी जवाब दीजिएगा। देखिए, ये लोग तो दमादवाद वाली पार्टी है, ये लोग समाजवाद थोड़ी समझेंगे। ये लोग जो धर्म की बात और धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं,
जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, जो लोग का मानना है कि शिवलिंग के नीचे ये निकला, मंदिर के नीचे मस्जिद निकला, मस्जिद को उड़ाया तो क्या निकला, जो इसकी राजनीति करते हैं वो लोग कहाँ से समझ पाएंगे जो दर्द होता है किसी एक धर्म को जिसको माइनॉरिटी कर दिया जाता है, जिसके जो माइनॉरिटी है जिसके खिलाफ अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो ये दर्द होता है, तो ये लोग कहाँ से समझेंगे। आज जो ये इतनी बोल रहे हैं, ये क्या उन मुसलमानों को बोल सकते हैं जो लाखों की संख्या में गांधी मैदान में आए थे? वो लाखों की संख्या में आके आज ये एक की आवाज है, लाखों की आवाज, जो लाखों की आवाज थी, जो इंदिरा गांधी, क्या वो राजीव गांधी ने बेवकूफ थे दिया, जो गांधी मैदान में आए थे? क्या उन्हें नहीं मालूम कि मुसलमान भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारने का जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उस दर्द की बात कर रहे हैं। तो यही हुआ कि लाखों की संख्या में जो मुसलमान आए थे, उस दर्द की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को जासूस रखने का जो काम किया, उस दर्द की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को पीछे रखने का जो काम किया, उस दर्द की बात कर रहे हैं। हर एक मुसलमानों के साथ जो तुष्टीकरण किया, मुसलमानों को नहीं समझा, उस दर्द की बात कर रही है। आप नहीं जानती है, आपको मालूम नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या दर्द दिया मुसलमानों को। अगर उन्हें लगता कि बीजेपी की सरकार धोखा दे रही है, अगर उनको ये नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल उनके लिए आवाज उठा रही, तो क्या लाखों की संख्या में वो आते? मैं तो ये पूछती हूँ, एक भी नहीं आते, एक भी नहीं आते। अरे जहाँ लाखों एक तरफ है वहाँ एक आपकी आवाज, आप कितना जुटाएंगे? आप बीजेपी के इन्फ्लुएंस में, आप बीजेपी के बातों को प्रमोट करने में लगे हैं। आज जितने मुसलमान भाई लाखों की संख्या में जो आए थे, आज अगर चुनाव जीता जाता और बातें जो मुसलमान कानून बन जाते तो हर चुनाव में भीड़ तो अच्छी खासी आती है आपके पास, इंडिया गठबंधन के लोगों के पास। जीत कहां हासिल हो पाती है? और उसमें ये कैसे तय हुआ कि ये मुसलमान है या आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए लोग पहुंचे थे या फिर कांग्रेस के वर्कर थे? संतोष जी, आप चैनल में होने के बावजूद आप इस तरह की सवाल कर रहे हैं। मैम, मेरा मुझ पर आरोप लगाने से कोई नहीं। दानिश जी ने अभी दानिश जी, ठीक है दानिश जी, मुझे ताज्जुब होता है कि आप इस तरह का सवाल करते हैं और संतोष जी आपके सवाल को रिपीट करके इसका जवाब मानते हैं। कितने आपको जरा भी शर्म नहीं है कि इतने सारे जो मुसलमान आए, आप उनके सवाल उठ रहे हैं कि वो कौन से धर्म के थे? यही तो आयरनी है कि मुसलमानों के अधिकार के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। आज जब मुसलमान गांधी मैदान में खड़े होते हैं तो एक दूसरे मुसलमान भाई सवाल उठाते हैं, ये मुसलमान नहीं थे। यही तो दुर्भाग्य है कि तेजस्वी जी जिसकी आवाज उठा रहे हैं और उन्हीं के लिए आप पूछ रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये कोई और धर्म के थे। ये आप कैसे इस तरह से आप जुटा सकते हैं? कितना आप शायद सुनना नहीं चाह रही हैं। पैसे देके पप्पू यादव ने, तेजस्वी यादव ने पैसे बांटे हैं, पैसे लेकर वो आए हुए थे। ये आरोप जब अगर बीजेपी लगा रही है तो इसको सवाल में फ्रेम करना तो मेरा काम है। ये पैसे बांटने का काम तो बीजेपी वाले करते हैं। जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो मैंने आपके स्क्रीन पे भी दिखाया था कैसे आंगनवाड़ी से सेविकाओं को बुलाया गया था, आपकी स्क्रीन पे भी मैंने दिखाया था। ये काम तो बीजेपी का है, ये काम तो जेडीयू का है कि जब सभा होती है तो जीविका बहन को पैसा दे करके बुलाया जाता है। इसलिए इस तरह की भाषा अरविंद जी जवाब दीजिएगा। पैसा बांटने का, अरविंद जी जवाब दीजिएगा। पैसा बांटने का तो बीजेपी जेडीयू वाले तो यही बात बोलेंगे, लेकिन मुझे तो तब शर्म आती है और दुर्भाग्य है कि जब लाखों की संख्या में गांधी मैदान में मुसलमान भाई जमा हुए तो ये कह रहे हैं वो कौन से धर्म के थे, वो मुसलमान नहीं थे। आज उनकी आवाज ले उठा रहे हैं, उनके अधिकार के लिए सवाल पूछा, उन्हीं के लिए मंच सजाया गया है जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी चारों प्रमुख पार्टियां जो बिहार की है सबको बुलाया गया है। किसको डराया गया है संतोष जी? सबको डराया नहीं गया, बुलाया गया है, बुलाया गया है। आपके दिमाग में डर और डराने की चीजें क्यों बैठी हुई है मैम? बीजेपी से क्योंकि डर लगता है लोगों को ना, बीजेपी से डर लगता है, इसलिए लगता है कि बीजेपी वाले अरविंद जी से जवाब ले लेते हैं। आपने आरोप लगाया, अरविंद जी जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं कि आपके यहाँ पैसे लेकर आते होंगे, उनके कार्यक्रम में पैसे लेकर नहीं बुलाए जाते भीड़। जी बोलिए निशाद जी, जवाब दीजिए। अरविंद जी बोलिए।
ये देखिए, ये देखिए, पैसा बांटने का काम और लोगों को बुलाने का काम, ये राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के नेताओं के बीच ही ये मुकाबला होता है, प्रतियोगिता होता है, कंपटीशन होता है। हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई परिपाटी नहीं होती है। हमारे यहाँ स्वतः लोग आते हैं, चाहे वो पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे एनडीए का कोई कार्यक्रम हो। हमारे यहाँ इस प्रकार की परिपाटी और परंपरा नहीं होता है कि हम लोगों को लाते हैं। हम लोगों ने लोगों की खिदमत किया है, लोगों की सेवा किया है, और उस सेवा भाव के आधार पर जब हमारी पार्टी और हमारे नेता आह्वान करते हैं तो उस आह्वान पर लाखों लोग गांधी मैदान में इकट्ठा होते आते हैं। तो अगर वो पैसा देकर भीड़ बुला लेते तो उस दिन भी भीड़ आती ना। नरेंद्र मोदी के रैली में जो भीड़ आई हुई थी सब तो आंगनवाड़ी सेविकाएं थी। संतोष जी आप गवाह हैं, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा चुकी थी, जरा मेरे तरफ से बताएं संतोष जी को। आप ही के सवाल को कोट करके पूछा था मैंने। बोलिए अरविंद जी, मेरा सवाल मैं ये कह रहा था कि 20 अप्रैल की, शायद मैं तारीख अगर सही से याद कर पाया हूं, 20 अप्रैल की वो रैली थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, जिसमें भीड़ नहीं आई थी। उसके बाद वहां के जो जिला अध्यक्ष थे उन पर कार्रवाई हो गई थी, गाज गिर गई थी, याद होगी आपको। अगर ये पैसे लेकर भीड़ जुटाने में सक्षम होते, पैसे देकर पैसे बांटकर भीड़ जुटाने में सक्षम होते तो उसमें भी भीड़ आ जाती। नहीं, वहां खाना, वहां रैली में बुलाए गए लोगों के लिए भोजन का भी इंतजाम रखा गया था, लेकिन भोजन के लालच देने के बावजूद बक्सर की सभा में बक्सर के लोग जाना मुनासिब नहीं समझा, और जो लोग भाड़े के लोग आए वो अभी ज्यादा देर तक वहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को झेलने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल ये लोग सारे उपक्रम करने के बावजूद लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, लोगों का दिल नहीं जीत पा रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हो या बहुसंख्यक समाज के लोग हो या बिहार के समाज के लोग हो। दरअसल ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वोट कैसे प्राप्त हो, वोट कैसे ले, इसके उपक्रम में लगे रहते हैं। अजय जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अजय जी, सवाल मेरा आपसे है कि चूंकि आप विपक्ष में हैं, इसीलिए आप सीए का भी विरोध करेंगे, इसीलिए आप 3 तलाक का भी विरोध करेंगे, इसीलिए आप वक्फ कानून का भी विरोध करेंगे, क्योंकि ये सभी बिल या ये सभी कानून मोदी गवर्नमेंट लेकर आ रही है। दरअसल आप पर आरोप ये लग रहा है कि आपका मकसद मुसलमानों को एक करना, उनके अधिकारों की बात को उठाना नहीं, मोदी का विरोध करना है। संतोष जी, क्या किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही थी? न्याय का हक मिलने तक कांग्रेस पार्टी हमेशा से यह संदेश देती है अपने पूरे देशवासियों को कि न्याय का हक मिलने तक का वादा हम करते हैं। तो ये चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी समाज हो। क्या किसानों की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे थे? क्या दलितों की लड़ाई हम लोग भट्टा परसौल नहीं लड़ रहे थे? क्या किसानों की लड़ाई नहीं थी भट्टा परसौल वाली? जो तमाम लड़ाइयां हैं हम उसको लड़ते आए। हम आजादी के आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं। हमने देश की आजादी दिलाई है। हम देश में अराजकता, असमानता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बात आप कैसे भूल जा सकते हैं? और आप पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रवक्ता से कि क्या मुल्ला ओ मुल्ले ओ कटमुल्ले करके भारत के इस लोकतंत्र में मुसलमान को नहीं बुलाया गया था? तो ये शर्मसार करने वाली घटनाएं जो है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के लिए सबसे बुरे दिन वाली बात है वो। तो ये बातें, हम न्याय का हक मिलने तक की बात करते हैं, तो हम समानता की बात करते हैं, संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। पूछिए ना इनसे कि ये क्या करना चाहते हैं? चोला समाजवाद का पहने हैं और क्या गोधरा में नीतीश कुमार समर्थन करेंगे आज? ये भागलपुर के दंगों की बात करते हैं। ये बताइए, क्या बात ये वही नीतीश कुमार है जो कांग्रेस पार्टी के राज में पूरे देश में नरेंद्र मोदी को ज्यादा अल्पसंख्यकों का कत्लेआम हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये भागलपुर की बात करते हैं। वह पार्टी कांग्रेस पार्टी जो सबसे ज्यादा तुष्टिकरण की राजनीति किया, सबसे ज्यादा जिनके राज में दलितों की हत्या हुई, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों का हनन हुआ, ये कांग्रेस पार्टी देश में सबसे ज्यादा संविधान विरोधी संविधान की प्रतिलेखन। आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। तब कुछ हो जाए कभी। अजय जी, आपने गोधरा का जिक्र किया, उसके बाद आपको कोर्ट का कौन सा व्यक्ति है डिसीजन नहीं मालूम क्या? जीतन राम मांझी को जब आप गोधरा का जिक्र कर रहे हैं और किसी को लपेट रहे हैं, तो क्या आप कानून का और जो कोर्ट है उसका अपमान नहीं कर रहे? ये आप हल्ला कर रहे थे इनका, आपका सवाल सुन लीजिए ना, फिर से बोलिए, सुन लीजिए। अरे आप संतोष बाबू आप फिर से सवाल दोहराइए। दानिश जी,
जवाब दीजिएगा। देखिए संतोष जी, कांग्रेस के लोगों ने संविधान को, कानून को अपनी जागीर समझा। 70 वर्षों इन्होंने इस देश में जो है राज किया। नेहरू से लेकर के संविधान किसी की जागीर होता है क्या? संतोष जी सुन लीजिए, पहले जवाब सुन लीजिए। संतोष जी, नेहरू सरकार ने केरल में पहली बार जो है गैर कांग्रेस की सरकार बनी, उसको पलट दिया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। राजीव गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। ये सारी एक सिलसिलावार चीजें हैं कि इन लोगों ने संविधान को किस प्रकार से अपमान किया, किस प्रकार से संविधान का जो है मजाक बनाया। और आज भी उनके वंशज राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो क्या कहते हैं? सेना की शौर्यता और वीरता पे सवाल खड़ा करते हैं, ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं, निर्वाचन आयोग पे सवाल खड़ा करते हैं, न्यायालय पर सवाल खड़ा करते हैं। तो ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एजिया जी, आपसे माफी, आखिरी जो कमेंट था आपसे नहीं ले पाया, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर एक आयोजन में ये कहा जाए कि जो संविधान से पास कानून है उसको कचरे में फेंक दिया जाएगा, तो क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हो रही है? सोचना पड़ेगा जनता को। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए खबर तो समझिए।